नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टिंग के लिए, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। हालांकि उससे पहले हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन है, इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा निकाली गई है, मध्य प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन सभी में सहायक ग्रेड 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ये 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, 15 सितंबर 2026 तक चलने वाली है। इसकी जो मॉडिफिकेशन विंडो है 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक चलने वाली है। जो प्राइमरी एग्जामिनेशन की डेट है बाद में बताई यहाँ पे जाएगी, ठीक है। पोस्ट का नाम सहायक ग्रेड 3 है, इसकी पे बैंड यहाँ पर है और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1174 है। इसकी पे मैट्रिक 19,500 से लेकर के 62,000 तक रहने वाली है, यानी इनिशियल जो बेसिक पे है वो 19,500 से 62,000 तक रहने वाली है। और बाकी जो भी मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो मतलब अलाउंसेस होते हैं, टीएडी, एचआरए वगैरह में वो सारी चीजें मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो इंडियन सिटीजन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स दे दी गई है कि हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट की कितनी मतलब वैकेंसी है। अब इसके एसेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद दूसरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि सीपीसीटी एग्जाम का स्कोर कार्ड आपके पास होने चाहिए। सीपीसीटी एग्जाम क्या है? सीपीसीटी एग्जाम मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है एक एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, उस एग्जाम का नाम सीपीसीटी होता है और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मतलब मिलता है जब आप उस एग्जाम को पास कर लेते हैं। या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी भी एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूट जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, उसके द्वारा कोई एक एग्जाम करवाया गया है और उसके द्वारा जो सीपीसीटी की मतलब स्कोर कार्ड जारी की गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी ऐसे संस्थान से जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो। अब यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स यहाँ पे कहा गया है कि मतलब उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। किस टाइप के कंप्यूटर डिप्लोमा का? यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या फिर किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या फिर नाइलिट सोसाइटी द्वारा डिप्लोमा या फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स या फिर आईटीआई कॉलेज से कोपा का कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एज कैलकुलेशन और एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है कि 1 जनवरी 2026 तक जो मिनिमम एज है चाहे किसी भी कैटेगरी से है वो 18 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे अब मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लें। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर दी गई है। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के जो भी एप्लीकेंट है उनके लिए जो टोटल एप्लीकेशन फी है 943 रुपए 40 पैसे। और जो मध्य प्रदेश के भीतर ही रहते हैं जिनको की आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति, ईडब्ल्यूएस और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और जितने भी सभी दिव्यांग हैं, 743 रुपए 40 पैसे टोटल एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। पे स्टेप की बात कर दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एडिट एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे स्कीमा ऑफ एग्जामिनेशन तो टोटल 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पे 100 अंक का प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, इसके बाद आपका 50 अंक का हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसकी जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पे दे दी गई है। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो है जीके, जीएस और मध्य प्रदेश के जीके, फिर मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको रिटन टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करें तो हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड का अप्रॉक्स होगा, जिसमें के लिए आपको 50 नंबर मिलने वाला है और 10 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। यानी जो है आपको 10 मिनट के भीतर 350 वर्ड यहाँ पे हिंदी के टाइप करने होंगे। तो जो मेन मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे आप वहां से डाउनलोड करके इन सारी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट रीड आउट कर लें। इसके बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है यहाँ पे एमपीएससी असिस्टेंट ग्रेड 3 चूज कर लेना है। नागरिकता में आपको यहाँ पे इंडियन चूज कर लेनी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का पूरा नाम यानी आवेदक आवेदिका का जो भी पूरा नाम है यहाँ पे डालना है। इसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम पूरा यहाँ पे डालना है पिता का नाम वाले कॉलम में, एप्लीकेंट की माँ का नाम यहाँ पे मदर नेम वाले कॉलम में डालना है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट की जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो यहाँ से चूज करनी है। अगर एप्लीकेंट मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो वो यहाँ पे यस करेगा और जिस भी कैटेगरी से वो फॉर्म फिल करना चाहता है वो यहाँ से चूज कर सकता है, ठीक है। अगर वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो करेगा और जिस राज्य से बिलोंग करता है वो यहाँ पे चूज कर लेगा। तो उसको बाय डिफॉल्ट अनरिजर्व कैटेगरी से ही फिल किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल है उनको कैटेगरी का लाभ मिलने वाला है और उससे बाहर के जो भी एप्लीकेंट है उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 40% या उससे ज्यादा तो यहाँ पे यस करना है, डिसेबिलिटी की टाइप चूज करनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है अगर वो नहीं है। मैरिटल स्टेटस कैंडिडेट की जो भी वैवाहिक स्थिति है, अनमैरिड, मैरिड, विडो जो भी है यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करना है। आप भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ उठाकर किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं, यानी एक्स सर्विसमैन का लाभ उठाकर मतलब एक्स सर्विसमैन को जो कंसेशन मिलती है उसका लाभ उठाकर किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं, अगर नियुक्त हो चुके हैं तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है।
अगर एक्स सर्विसमैन किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पर उनको सेवा से डिस्चार्ज किया गया है, सर्विस से डिस्चार्ज किया गया है, एक्स सर्विसमैन को किया गया है तो यस करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या उनको डिसमिस किया गया है, उनको अपने सर्विस से किया गया है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डेट ऑफ जॉइनिंग थी, मतलब एक्स सर्विसमैन की डेट ऑफ जॉइनिंग थी आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में, वो यहाँ पे डालनी है और रिलीज डेट यहाँ पे डालनी है। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो जाएगी। अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो करना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हट जाएंगी। अब यहाँ इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंडिडेट जो कि फॉर्म फिल कर रहा है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है शासित किसी भी ऑफिस में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में परमानेंट या फिर टेम्पोररी एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कि मध्य प्रदेश शासन पार्शियली या फुल्ली फंडेड है, ठीक है। अगर करता है तो यहाँ पे यस करना है, और अगर वो एज रिलैक्सेशन चाहता है तो वो यहाँ पे यस करना है। अगर वो करंटली सर्विस में है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कि मध्य प्रदेश शासन जो है फंडिंग करती है तो यस करना है। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखना है और पता लिखना है, ठीक है। अगर वो डिस्चार्ज हो चुका है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस और करंट डेट यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। अगर वो नहीं है ऐसा कैंडिडेट तो नो वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या फिर जो जिला न्यायालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर परमानेंट बेसिस पर 5 साल या उससे ज्यादा से काम कर रहा है जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है, अगर कर रहा है तो यस करना है। वो एज रिलैक्सेशन चाहता है तो यहाँ पे यस करना है। अगर वो करंटली सर्विस में है तो यहाँ पे करना है। अब वहाँ पे मतलब एड्रेस का नाम लिखना है, मतलब अब इस वाले कॉलम में जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहा है उसका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको अपने कदाचार के कारण यानी किसी मिसकंडक्शन के कारण उसको हटा दिया गया तो यस करना है। स्टार्ट डेट करंट डेट यहाँ पे डाल देना है, टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे चली आएगी, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा कैंडिडेट जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा या फिर किसी भी सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो काम कर रहा है तो यहाँ पे न वाले बटन पर क्लिक करना है। इस कैलेंडर से कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेनी है। एज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट होकर चली आएगी 1 जनवरी 2026 तक। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है डालना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर कैंडिडेट को चेक करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है इस कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और उसी के साथ एक मैसेज आ जाएगा कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है सेंड कर दिया गया है। वो इसलिए सेंड किया गया है ताकि मान के चलिए अभी कैंडिडेट इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करना चाहता है तो बाद में उस आईडी और पासवर्ड से मतलब फॉर्म फिल करके उसको वो मतलब कंटिन्यू कर सकता है फॉर्म को, या फिर जब एडमिट कार्ड इशू होगी एग्जाम के लिए तो उस आईडी पासवर्ड को डालकर ही वहां से लॉगिन करके कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है या फिर अपना रिजल्ट भी देख सकता है। इसको यहाँ से क्लोज करना है। अब लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप अपने पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स आपने फिल की थी वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी आपको नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यानी अगर कैंडिडेट के किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटू है या फिर मोल है, बन है, परमानेंट कट का मार्क है तो वहाँ ये मतलब जो भी बाय बर्थ होता है अगर वो है तो वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे डालनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे जो कैंडिडेट की करंट एड्रेस यानी जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है। यहाँ से स्टेट चूज कर लेना है, जो भी कैंडिडेट का स्टेट है। स्टेट चूज कर लेने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, मतलब उस स्टेट के भीतर जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट बिलोंग करता है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जो भी कैंडिडेट का पिन कोड है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम में कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर कैंडिडेट का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि करंट एड्रेस जो है यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन सेंटर है, मैक्सिमम हम 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। तो जो भी हमारा मतलब नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर होगा या फिर कंफर्टेबल एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसको हम एक एक करके यहाँ से चूज कर लेंगे। कर लेने के बाद जो भी मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल केसेस है जो कि अब डिस्पोज हो चुका है तो हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा, यानी सारी चीजों को बताना होगा। अगर है तो यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज यहाँ पे हमें मतलब जो भी एफआईआर क्राइम नंबर है, ईयर है, पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे डालना है। धारा अधिनियम यानी जिस भी सेक्शन एक्ट के तहत हुई है वो डालना है। करंट की स्थिति क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर है, डिस्चार्ज हो चुकी है, केस पेंडिंग है, एक्विटल है या फिर दोष सिद्धि हो चुकी है। इन सारी चीजों को एक एक करके यहाँ पे देना है। कम से कम एक तो देना ही है अगर हम यस करते हैं तो, और एक से ज्यादा है तो यहाँ पे हम देते रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है अगर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे।
तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले हमें 10th की जानकारी देनी है। परीक्षा का नाम यहाँ पे ऑलरेडी हाई स्कूल है। जिस भी बोर्ड से हमने पास किया है, बोर्ड का नाम हमें यहाँ पे डालना है और जो भी हमारी पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो भी रिजल्ट टाइप थी, परसेंटेज थी, सीजीपीए थी, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे जितनी भी परसेंटेज या फिर सीजीपीए आई थी वो डाल देंगे और जो हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक उसी तरीके से हम 12th की जानकारी भी दे देंगे। 12th की जानकारी देने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स हम देंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 10th की डिटेल्स दी है। इसके बाद यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा की जो कंप्यूटर की है उसकी भी जानकारी हम उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से हमने 10th की जानकारी दी है। अब कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है, कोई दूसरी मतलब हमारे पास क्वालिफिकेशन है, तो उसकी जानकारी भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है एमपी एजेंसी द्वारा, मतलब मैप आईटी द्वारा इशू की गई या फिर किसी भी ऐसे एजेंसी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे हमें यस करना है। अगर हम नो करेंगे तो यहाँ पे हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब सीपीसीटी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज यहाँ पे डालना है, हिंदी टाइपिंग परसेंटेज यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे डालना है। सारी चीजों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट की रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है, वो फोटो को यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड करना है और इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि ब्लैक बॉल पॉइंट इंक से यहाँ पे मतलब सिग्नेचर की गई जेपीजी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद उसी के बगल में एक व्यू का लिंक मिल जाता है। उस व्यू के लिंक पर हम क्लिक करके फोटो को देख लेंगे और सिग्नेचर वाले व्यू के लिंक पर क्लिक करके सिग्नेचर को देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों को व्यू किए बिना हम फॉर्म को जो है सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारी एप्लीकेबल फी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे और भी स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को हमें चेक कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको हम चूज कर लेंगे। जैसे हमने यूपीआई चूज किया, अब यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड को हम यहाँ पे चेक करेंगे और फिर पे नाउ वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम जो भी एप्लीकेबल फी है, उस एप्लीकेबल फी को जो है हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। करने के बाद जो भी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी, उस पेमेंट रिसिप्ट को हमें सक्सेसफुली डाउनलोड करके उसको अच्छे तरीके से सेव करके रख लेना है। दोबारा से हमें यहाँ पे आना है, इसी सेक्शन पे यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा है डाल करके लॉगिन करना है और जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को हमें यहाँ पे डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अच्छे तरीके से रख लेना है, ताकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम एप्लीकेशन को प्रोड्यूस कर सकें। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।